कहता है द मैक ऑफ मैथमेटिक्स इज अबाउट, इससे पहले लिखा है यहाँ पे द मैथमेटिक्स इज अ इंडिस्पेंसिबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑल फिजिक्स रिसर्च। मतलब ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है बर्थोलोट, उन्होंने कहा मैथमेटिक्स जो है वो एक इंडिसेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सारे फिजिकल रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद इनकी कहानी कहता है, इंट्रोडक्शन शुरू हुआ इस पे, द मच ऑफ मैथमेटिक्स इज अबाउट फाइंडिंग द पैटर्न एंड रिकॉग्नाइजिंग द लिंक बिटवीन द क्वांटिटीज दैट चेंजिंग। कहता है कि हम इसमें मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ पैटर्न फाइंड करते हैं और उस रिकॉग्नाइज करने के बाद इनके डिफरेंट क्वांटिटीज को चेंज करते हुए देखते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस द मेनी पैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेशन एज सच एज ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे कि हम लोग अपने घर परिवार में देखते हैं भाई बहनों के ऊपर में रिलेशंस होती हैं। भाई बहन कैसे कहते हैं, अगर मेरे सिस्टर हुई तो उसको सिस्टर कहते हैं, बहन को सिस्टर बोलते हैं और रिलेशन बतला रहे हैं। और अपने मम्मी पापा को हम लोग फादर मदर कहते हैं। वही चीज हम लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, कुछ आपस में नंबर्स में रिलेशन होता है। फिर कहता है द टीचर एंड स्टूडेंट, उनके बीच में भी कुछ रिलेशन है। इन मैथमेटिक्स ऑल्सो वी कम अक्रॉस द मेनी रिलेशन सच एज नंबर एम। बोलता है कि हमने इस चीज को देखा है, मैथमेटिक्स में भी हमने इस चीज समझा है कि वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशन सच एज नंबर एम इज लेस देन एन। यहाँ कह रहा है कि कई सारे रिलेशन मिलेंगे जहां दो नंबर में एक नंबर दूसरे से छोटा होगा। इसका मतलब है इस तरीके से, वी कम अक्रॉस मेनी रिलेशन एम, मेनी रिलेशन कहाँ गया, एम इज लेस देन एन, एम इज लेस देन एन। मतलब कि हम कहेंगे कि m वो नंबर है जो कि n से छोटा है। लेस देन का मतलब छोटा है। ऐसा कई एग्जांपल हो सकती है, तो हम बोल सकते हैं m क्या होगा, अगर 5, 6, 7 मान लेते हैं, ये तीन नंबर m का वैल्यू है। और ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, एज सेट के तौर पे बोल रहा हूँ, या फिर मान लेते हैं सिर्फ m की वैल्यू 5 मान लीजिए, तो ये 5 लेस देन 4 हो सकता है, 6 लेस देन 5 हो सकता है। इनमें एक रिलेशन बतला रहा है। ये जो लेस देन सिंबल क्या बतला रहा है, ये इससे छोटा नंबर है। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है द लाइन इज एल इज पैरेलल टू एम, ठीक है, एंड द लाइन एल इज पैरेलल टू एम। और यहाँ कह रहा है कि एक लाइन एल है जो कि एम के पैरेलल है। फिर कहते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं, मान लीजिए कोई एन लाइन पैरेलल है एम लाइन के। इसको समझने का तरीका, मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये दूसरा लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन मान लीजिए y इक्वल्स टू 3 है। ये बोलता है पैरेलल है किसी दूसरे लाइन के y इक्वल्स टू 5 के। हो सकता है क्योंकि दोनों कर्व, दोनों लाइन का इक्वेशन क्या है, सेम ही है, क्योंकि बस इसमें 3 है और ये 5 है। और यह क्या बतला रहा है कि ये 3 दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, इनके बीच का रिलेशन बतला रहा है। और ये भी क्या बतला रहा था, रिलेशन बतला रहा था। तो रिलेशन बताने के तरीके कई सही हो सकते हैं। यहाँ रिलेशन बताने के लिए हमने इस्तेमाल किया लेस देन सिंबल का, इसको लेस देन सिंबल बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल लाइन है दोनों। तो पैरेलल लाइन को बतलाने के लिए हम लोग कह रहे हैं सिंपली इसका सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है वो पैरेलल लाइन को इंडिकेट करता है। तो ये दो लाइन जो है, एक लाइन का नाम दिया एल, एक लाइन का नाम दिया एम, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, उसको हम लोग लिखाने का तरीका ये हुआ। तो रिलेशन का मतलब समझ में आ रहा है कि हम दो चीज को कैसे रिलेट करते हैं। अब कहता है इन ऑल दिस वी हैव नोटिस दैट द रिलेशन इन्वॉल्व पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्टेन ऑर्डर। और हम लोग कह रहे हैं कुछ, अगर हमें रिलेशन दिखलाने के लिए कुछ खास ऑर्डर को भी ध्यान में रखना पड़ता है। In this chapter, we will learn how to link pair of object and the two sets and introduce the relation between the two object and pair। और कह रहा है कि जब भी हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमेशा किसी दो चीज में कंपेयर करते हैं, यानी एक ये दो, तभी हम रिलेशन बतला पाते हैं, किसी एक में रिलेशन नहीं बतला पाएंगे। तो हम लोग रिलेशन जब भी पढ़ते हैं हम लोग पेयर में पढ़ते हैं। पेयर का मतलब होता है जोड़े में पढ़ते हैं, यानी जब कोई दो चीज आपस में आता है तब हम लोग बोलते हैं उसमें रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, ठीक है यहाँ तक। अब आगे कहता है वी विल लर्न अबाउट द स्पेशल रिलेशनशिप विच विल बी क्वालिफाइड टू द फंक्शन। और हमने इसको तब भी पढ़ा है, वी विल लर्न अबाउट सम स्पेशल रिलेशनशिप टू क्वालिफाई द फंक्शन and the concept of function is very important in mathematics, and since the chapter the idea of mathematics precise the corresponding between the one quantity to the other। और कह रहा है कि ये जो हम लोग पढ़ते हैं इसी से क्या निर्माण होता है, फंक्शन का निर्माण होता है। जब दो रिलेशन आपस में आते हैं
तो उनसे क्या निर्माण होगा, फंक्शन का। जैसे कि इसको देखते हैं, हम लोग बोलते हैं फंक्शन क्या बोलता है, लिखेंगे रिलेशन ए, अभी एग्जांपल नहीं बोल सकते, बस अभी इतना स्टेटमेंट याद रखिए कि रिलेशन से ही फंक्शन बनेगा। तो पहले नाम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। और रिलेशन के बारे में जितना मैंने एग्जांपल दिया बोर्ड पे, ये सब एग्जांपल हो सकते हैं रिलेशन के, और कैसे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इतना चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर ले लिए स्क्रीनशॉट तो चैट बॉक्स में लिखिएगा डन या ओके लिख दीजिए चैट बॉक्स में। डन, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन था हमारा। हाँ ठीक है, ठीक है, मिल गया हमें। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं हम उसके, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब देखिए आगे इसमें क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट सेक्शन है 2.2 पे, 2.2 पे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। नेक्स्ट हेडिंग है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, एक बार हम रीड आउट कर लेते हैं फिर समझाते हैं बोर्ड पे। कहता है सपोज ए इज अ सेट ऑफ 2 कलर एंड सेट बी इज अ सेट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं सपोज सेट ए कंटेनिंग 2 कलर, सेट ए कंटेन्स 2 कलर, लिख रखा है 2 कलर सच एज, वो लिख सकते हैं। ये 2 कलर का वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, एक दे रखा है रेड और एक दे रखा है ब्लू। द सेट ए कंटेन्स 2 कलर दैट इज रेड एंड ब्लू, ठीक है। अब बोलता है सेट बी कंटेन्स 5 ऑब्जेक्ट, क्या नाम दिया, 3 ऑब्जेक्ट। 3 ऑब्जेक्ट में नाम दे रहा है हमें, ऑब्जेक्ट का नाम है बी, सी और एस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं, यह कार्टेशियन का मतलब होता है कि हम किसी नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। उनके लिए हम लोग देख रहे हैं 2 सेट का आपस में प्रोडक्ट करना। और सेट में मैंने कहा कि कोई भी सेट, एक सेट के अंदर में एक से ज्यादा वैल्यू या एक भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे इस सेट में 2 वैल्यू है, एक रेड है एक ब्लू कलर है, और जरूरी नहीं है दोनों सेम टाइप की हो, अलग भी हो सकते थे नीचे। लेकिन अगर सेट एक कंटेन कर रहा है सिर्फ कलर को, तो यहाँ सिर्फ कलर आना चाहिए। अगर यहाँ कंटेन कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो सिर्फ ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, बी सी एस कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेटिकली कुछ भी। अब हमें दोनों का प्रोडक्ट करवाना था, तो कहता है वेयर बी सी आर रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर बैग कोट एंड शर्ट। अच्छा, यहाँ बोल रहा है जो सीट बी सी एस का मतलब, बी से बोल रहा है बैग है, और सी से बोल रहा है ये कोट है, और एस से बोल रहा है ये शर्ट है। मतलब ये 3 ऑब्जेक्ट के नाम बताया, एक का नाम दिया बैग, एक का नाम कोट, एक का नाम शर्ट। ये 3 ऑब्जेक्ट हमें मिल गए। अब कहता है हाउ मेनी पेयर ऑफ ए कलर ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ दिस 2 सेट्स। अब कहना चाहता है कि इन दोनों के हेल्प से आप इसके कितने सेट बनाए जा सकते हैं। तो रेड और ब्लू के मदद से आपको इसके कितने सेट बनेंगे, देखते हैं। 2 sets, the proceeding the very order manner, and we say that there will be 6 distinct given below. अगर मैं इसको ऑर्डर के मुताबिक बनाऊं सेट, तो कैसे बनेंगे वो सेट दिखाता हूं। तो पहला कहता है तो सेट ए क्रॉस, क्योंकि बोला है मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट, इसको बोल रहे हैं प्रोडक्ट का सिंबल, ठीक है, इनटू सेट बी, ना भी लोग चलेगा। तो क्या बनेगा, जब इसको पहला ले, मैं बुक में लिखा है सर आप ऑर्डर के मुताबिक चलिए, पहला लीजिए रेड और लीजिए फिर पहला बी। तो लिखिएगा रेड कॉमा बी, ये एक सेट बना, कॉमा। अच्छा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ बस ये बताना था कि इस सेट को इस सेट से मल्टीप्लाई करके क्या क्या सेट पॉसिबल है। तो ये नहीं कि हमें मल्टीप्लाई का साइन देना चाहिए, ऐसा नहीं सोचेंगे, बस बोलना ये है कि रेड का सेट इनके से कितने पेयर बन सकता है। तो बोलेंगे इसके लेकर के 1 फिर 2 फिर 3, वही लिखने जा रहा हूं मैं। तो रेड कॉमा बी
कॉमा सी, फिर रेड कॉमा एस, ऐसे 3 पेयर बनेंगे इसके लिए, फिर ऐसे इसके लिए बनेंगे फिर 3 पेयर, फिर लिखूंगा फिर ये ब्लू, हाँ ब्लू है, कॉमा बी, अगला सेट है ब्लू कॉमा सी, फिर अगला है ब्लू, ब्लू कॉमा एस, ठीक है। और ये सब मैंने इस्तेमाल किया है स्मॉल ब्रैकेट, और बाद में यूज किया मैंने कर्ली ब्रैकेट। ये बतलाता है कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में टोटल 6 सेट पॉसिबल हैं, टोटल 6 सेट्स आर पॉसिबल, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी 2 सेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें सेट ए में कंटेन कर रहा है 2 वैल्यू और इसमें कंटेन कर रहा है 3 वैल्यू, तो हम देख रहे हैं 2 का 3 के साथ पेयर करने पे हमें 6 सेट मिले। समझ में आए बात? ठीक है, एक बार इसको फोटो खींच लीजिए, हम 2 सेकंड इंतजार करते हैं, ठीक है। ये फोटो खींचने का मतलब क्या है, जब आप मेरा वीडियो खत्म हो जाएगा, जब मैंने लेक्चर खत्म कर दूंगा, उसके बाद आप इसको नोट्स में अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, इतना इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। बस यही मकसद है फोटो खिंचाने का। आगे कहता है, let us recall some for earlier classes that the order of pair of element taken from any two sets P and Q in pair of element in different symbol। मतलब इस सेट में भी अगर नाम दूं, मैं A और B का लिया था, तो मैंने अलग अलग सेट की वैल्यू को लेकर के इसके साथ पेयर अप किया था, तो वो बोल रहा है कि अगर आगे चल के भी कोई और नाम होगा P Q तो वो पॉसिबल है, उनके लिए हम लोग पेयर अप करेंगे और उसके सेट देखें कितने पॉसिबल ऑफ सेट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब कहता है, द अर्लियर क्लासेस द ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट टेकन एंड टू सेट्स एंड पेयर ऑफ एलिमेंट रिटन इन ए स्मॉल, ठीक है। आते बढ़ते हैं हम लोग। द ब्रैकेट अराउंड दिस पी क्यू इज बिलोंग्स टू पी एंड क्यू बिलोंग्स टू क्यू एंड दिस इज लीड्स टू द फॉलोइंग डेफिनेशन। अब जो मैंने ये चीज मैंने एग्जांपल समझाया है, अब इसी को डेफिनेशन समझते हैं हम लोग कि इसको क्या कहना चाह रहा है बुक के मुताबिक। ठीक है, आगे कहता है डेफिनेशन नंबर 1, इसके ऊपर फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। Given the two empty set P and Q, the Cartesian product of P cross Q is the set of all order pair of element from P and Q। कहता है कि मान लीजिए आपके पास 2 सेट है, लिखते हैं पॉइंट इसके अंदर, given that the two empty set P and Q, ठीक है। और कहता है the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pair of element from P and Q, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम P क्रॉस Q करें तो ये वैल्यू जो आएगी हमारे पास, तो बोलेंगे पी क्यू बनेगा पेयर में तब जिसकी वैल्यू P बिलोंग्स टू कैपिटल P है और Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q है। इसका मतलब हुआ कि इफ आइदर P और Q इज द नल एम्प्टी सेट, अगर P और Q में से कोई भी अगर एम्प्टी सेट हुआ, आइदर का मतलब दोनों में से कोई भी, एंड P क्रॉस Q विल ऑल्सो बी द एम्प्टी सेट, और इनका क्रॉस करने पे भी एम्प्टी सेट आएगा, यानी P अगर क्रॉस करूंगा Q के साथ तो एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट को लिखते हैं हम लोग 5 से, ठीक है। अब क्या मतलब हुआ इसमें बात कि मैंने डेफिनेशन समझते शुरू से, डेफिनेशन कहता है गिवन दैट द टू एम्प्टी सेट P एंड Q, अगर 2 सेट दे दे P और Q अलग अलग है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर एम्प्टी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर,
तो सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मतलब कि पिछले क्वेश्चन को अगर कंपेयर करूं, पी का सेट का मतलब देखा था हमारे पास 2 कलर था, एक था हमारे पास ब्लू था, एक था हमारे पास रेड कलर था। और हमारा मान लीजिए जो वहां पे सेट ए क्या था उसको मैं पी नाम दे रहा हूँ, और जो वहाँ सेट बी था उसको मैं दे रहा हूँ क्यू नाम। इसमें था मेरे पास बी, सी और एस। तो हमारे कह रहा है जब क्रॉस करते हैं तो इनके पॉसिबल कितने पेयर बन सकते हैं, उन्हीं को हम लोग सेट कह रहे थे। तो यहाँ लिखेंगे पी क्रॉस क्यू करूंगा तो सेट क्या बना था मेरा, बी बी, यानी ब्लू लिखा था, और फिर बी आया था, एक सेट बना। ऐसे मैंने 6 सेट लिखे थे यहाँ पे। तो यानी जो भी इसके नंबर हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ सेट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफ दिस 2 प्रोडक्ट, मतलब 2 सेट का क्रॉस करने पर आया था। ठीक है, अगर इन सच केस, अगर मान लीजिए इसमें कुछ नहीं होता, अगर इसमें या मान लीजिए यहाँ पे इम्पिटी है, इनमें से कोई भी, या तो ये, और इसमें अगर सेट है, अगर फिर मैं क्रॉस करूंगा तो वैल्यू नहीं आएगा, तो सारा सेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इम्पिटी। इनका यही मकसद है ये बताने का कि अगर आप क्रॉस करते हैं कि एक सेट जो कि इम्पिटी है, इम्पिटी सेट को लिखने का तरीका होता है 0 लिख करके काट देते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग फाई, PHY, फाई पढ़ते हैं, फाई पढ़ते हैं इसको। इसको कहते हैं इम्पिटी सेट, मतलब दैट सेट कंटेनिंग नो वैल्यू। तो अगर किसी सेट में कोई वैल्यू कंटेन नहीं करता है तो उसको हम लोग लिखते हैं फाई सेट से। अगर उसका हम क्रॉस करवाएं किसी दूसरे सेट में जिसके अंदर पहले से वैल्यू पॉसिबल है, तो उस केस में वैल्यू जो क्रॉस करने पे आएगी इम्पिटी सेट आएगी, यानी कि उसमें कोई भी सेट की वैल्यू कंटेन नहीं करेगी। समझ गए बात को। ये चीज रिवर्स भी पॉसिबल है। रिवर्स का मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं ABC, अगर यहाँ लिखूँ मैं BCS, और इसको मैंने कह दूं ये इम्पिटी सेट है, ये इम्पिटी सेट हो, इम्पिटी सेट का मतलब अगर ये फाई है, मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं हो, तो जो क्रॉस करूंगा तो आंसर बोलेंगे हम लोग इम्पिटी सेट आएगी। समझ गए बात को। अब एक बार इसको फोटो ले लीजिए और हम फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए ओके, अगर ये समझ में आ गया बात तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फोटो ले लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। और जो चीज मैंने अभी बताया यहाँ पे, ये ABC देख करके हूबहू बुक ने भी वही काम किया है, मतलब मैं भी समझो कि बुक ही को फॉलो कर रहा हूँ तो सेम ही आया है, लेकिन हूबहू वही चीज वहां भी है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अगेन कंसिडरिंग द 2 सेट ऑफ A एंड द, बोल रहा है, लिखते हैं, समझते हैं। एग्जाम्पल लोगों को छोड़ेंगे नहीं, सबको धीरे धीरे करके सबको समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कि मान लीजिए कि हमारे पास अगेन कंसिडरिंग 2 सेट, एक सेट बोल रहा है एग्जांपल नंबर 2, कहता है एक सेट है हमारे पास दे रखा है जो कि क्या है, मिल लेते हैं दिल्ली। तो दिल्ली का स्पेलिंग DELHI होता है, तो इसने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है DL, DL मतलब दिल्ली है। फिर कहता है कॉमा MP, MP यानी मध्य प्रदेश, और KA यानी कर्नाटका। एक सेट जिसके अंदर में 3 वैल्यू कंटेन कर रही है, दिल्ली, MP और कर्नाटका। फिर कहता है सही है, एंड सेट B कंटेन करता है, सेट B, इसको मैं सेट A नाम दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसको मैं सेट B नाम दे रहा हूं। सेट B कंटेनिंग वैल्यू 0 1 0 2 0 3, 0 1 0 2 और 0 3 है। ठीक है, ये 2 सेट वैल्यू है। अब क्वेश्चन पूछा है द रिप्रेजेंटिंग द कोड इन द लाइसेंस प्लेट। अच्छा, ये सब जो कोड लिखा है 0 1 0 2 3, ये दिल्ली के लिए 0 1 है, MP के लिए 0 2 और KA के लिए 0 3, ये लाइसेंस कोड है। यानी कि जब भी आप इसका कोई कार्ड उड खरीदिएगा या फिर अपना व्हीकल खरीदते हैं तो उसके पीछे में लिखा होता है ऐसे, जैसे मेरे बिहार में लिखा होता है BH007, फिर लिखा होता है KA, फिर लिखा होता है 14 करके कुछ ऐसे, फिर मेरा गाड़ी नंबर होता है 1859, ये मेरे स्कूटी का नंबर है। तो वो जो 07 लिख रहा है वो उसी का कोड बता रहा है ये चीज। अब कहता है ठीक है, अब बोल रहा है इन दोनों का क्रॉस करवाएगा वो बेसिकली
फिर कहता है द थ्री स्टेट ऑफ दिल्ली कर्नाटका एज कोडिंग द लाइसेंस ऑन द व्हीकल विद द रिस्ट्रिक्शन द कोड बिगेन विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड द पेयरिंग ऑफ एनेबल एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब कह रहा है कि ये कोड एक सेट का, इसको ये बतलाता है कि अगर दिल्ली का है कोड है तो 01 होना चाहिए, और एमपी है तो 02, कर्नाटका है तो 03 है। विद द रिस्ट्रिक्शन द कोड बिगेन विद द एलिमेंट ऑफ सेट ए, और ये इसमें कोड में ये रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि वो एलिमेंट ए से शुरू होना चाहिए, मतलब उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। फिर कहता है द पेयरिंग ऑफ अवेलेबल एलिमेंट हाउ मेनी सच पेयर विल बी पॉसिबल। तो बोल रहा है कितने पेयर पॉसिबल हैं, तो बस सिंपली बोलेंगे इसके साथ ये पेयर, फिर इसका ये पेयर, फिर इसके साथ ये पेयर, तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं। तो पिछले वाले केस में क्या था मेरा, अगर ऊपर 2 था नीचे 3 था, तो हमने बनाया था 2 का 3 पेयर 6 बन गया था। इस वाले केस में कितने पेयर बनेंगे, टोटल 9 पेयर बनेंगे। ठीक है, उसको बना के दिखा देता हूँ। ये तो समझ में आ गया होगा कैसे लिखता हूँ पेयर, लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक ठीक, आगे बढ़ता हूँ। इन द इजिली वी हैव सीन दैट देयर विल बी 9 सच पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, और ये बोल रहा है कि आसानी समझ में आता है कि इसमें 9 सच पेयर बनेंगे प्रोडक्ट। द 3 एलिमेंट ऑफ ईच सेट ए एंड बी, अब बोल रहा है दोनों सेट में 3 एलिमेंट थे, और सही बात भी है। द गिवन एज 9 पॉसिबल कोड, और इसके हिसाब से हमारे पास 9 पॉसिबल कोड बने, उनके स्टेट के मुताबिक, उनके कोड के मुताबिक 9 पेयर बने। एंड ऑल्सो नोट दैट द ऑर्डर इन विच दीज एलिमेंट्स आर पेयर आर क्रूशियल, और ये भी ध्यान देने वाली है कि इनके जितने भी पेयर बन रहे हैं वो बहुत क्रूशियल हैं। क्रूशियल मतलब खास है। फॉर सच कोड DL01 इज नॉट बी द सेम एज कोड 01 DL। अच्छा, हम जो सेट बना दिया यहाँ पे, ये DL सेट बना इस तरीके से DL01, तो ये बोल रहा है इज नॉट अ करेक्ट वे टू राइट इट, मतलब कोई भी DL जो बनता है तो वो इस तरीके से बनता है। तो बोल रहा है कि ऐसे लिखना सही नहीं है अगर हम लाइसेंस की बात करें तो, लेकिन सेट में तो लिख सकते हैं ना फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअली में जो हम लोग नंबर प्लेट देखते हैं तो वहां पे ऐसा दिखता है, पहले कोड आता है फिर नाम आता है स्टेट का, ये कहना चाह रहा है द सेम एज अ कोड दिस। हाँ, और ये भी कह रहा है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर DL,01 लिख रहे हो इस तरीके से, इट डज नॉट इक्वल्स टू 01, DL, ये दोनों अलग अलग चीज को दर्शा रहे हैं। मैं यानी कि ये दिल्ली का कोड 01 हुआ और ये कोड 01 दिल्ली का हुआ, ऐसा नहीं सोचना कि दोनों बात एक ही है। फॉर द कोड एज द इलिस्ट्रेशन द कंसीडरिंग द टू सेट A and B as the set this, ठीक है। अब इतना चीज समझ गए कि अगर सेट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेट P में दे रखा है 2 एलिमेंट A1 A2, और सेट B में दे रखा है, सेट Q में दे रखा है एलिमेंट 4, मान लीजिए B1 B2 B3 और B4 है। अब इसके कितने सेट बनेंगे, तो देख लीजिए, एक से बनेंगे 4, तो 2 से कितने बनेंगे 8, तो टोटल 8 सेट बनेंगे। क्रॉस करने पर, ये सब हम लोग क्रॉस के लिए पढ़ रहे हैं, P क्रॉस Q करने पर हमारे पास 8 सेट बनेंगे। सिंपल है। अब कहता है द पोजीशन इन अ प्लेन A and B और द सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर सेट इज ऑब्वियस दैट पोजीशन A1 A2 डिस्ट्रिक्शन इन अ पॉइंट B2 A1। इट इज ऑल्सो ऑब्वियस दैट द A1 B2। फिर यहाँ भी बात बोल रहा है कि जब इस वाले केस में जब आप बनाइएगा तो आपको मिलेगा, एक बार ऐसा मिलेगा A1 B2 डज नॉट इक्वल्स टू B2 A1। ये बात हमेशा मान में रखिएगा कि दोनों सेट की वैल्यू अगर ऑर्डर में अलग है तो दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी, हमेशा ही दोनों अलग अलग होगी। ठीक है। अब एक चीज इस बुक ने बार बार बताया है, हम चाहते हैं उस चीज को इग्नोर नहीं करें। एक बार देख लिए ना इस चीज को, कोई डाउट नहीं किसी को इसमें? मतलब बुक में क्या दे रखा है यही पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, बुक ने इसको ऐसे बता रखा है। इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो कौन वाला, ये कोड वाला, ये है मेरा कोड, ये लिखा है 01 02, सॉरी यहाँ से शुरू करो, ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसको नाम दिया है 01 02 और 03। इसके रिगार्डिंग लिखा है वैल्यू, ये है DL, ये है MP और ये है KA। ये बतलाना ये चाहता है कि अगर 01 ले रहे हैं, मतलब DL के केस में कितने वैल्यू पॉसिबल है, एक बार 01, एक बार 02, एक बार 03, तो ये मेरे पास 3 सेट बनेंगे इस वाले DL की वजह से। हम क्या बता रहे हैं, इसी कोड को हम ग्राफिकली बता रहे हैं कि कैसे इसको फिल्माया गया है, कि हमें रिलेशन कैसे समझ रहे हैं।
तो इसी चीज को हम ऐसे लिखना चाहते हैं, डीएल के आगे 01, 02, 03, यानी डीएल के अंदर 3 वैल्यू कंटेन कर सकती है, एक बार 01, एक बार 02, एक बार 03, ये 3 सेट बने। फिर लेंगे एमपी, एमपी के सामने 01 यहाँ है तो यहाँ भी क्या होगा, 01 ही होगा। वो लिख नहीं रहा है लेकिन इनडायरेक्टली वही बात है, 01 यहाँ लिखा है इनडायरेक्टली, मतलब वो भी 01 यहाँ भी है। तो इसके बाद कितने सेट बनेंगे, एक बार 01, 02, 03, इसके पास भी फिर 3 सेट बनेंगे। यानी जब भी कोई क्रॉस करे तो एक सेट को आपको ऊपर लिखना है जिसको आप लोग सेट बी नाम दे रहे हैं, और सेट ए के एलिमेंट को आपको नीचे लिखना है वर्टिकली। इससे क्या होगा, आपको क्रॉस समझने में आसानी होगी कि कितने सेट बन सकते हैं। तो हम बोलेंगे सेट बी जो एलिमेंट है डीएल के लिए कितने सेट बनेंगे, 3, ऐसे रिगार्डिंग तीनों के लिए 3, तो टोटल मिल गया हमारे पास 9 बने थे इस वाले केस में। फिर इसके लिए हम फिर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो पहला सेट है उसको ये वर्टिकली लिखिए, क्योंकि इसके साथ क्रॉस करना है सेट बी को, तो सेट ए के एलिमेंट को ऐसे लिखिए और सेट बी को यहाँ लिखिए। तो पुष्पेंद्र अपना माइक खोल के बताइए कि इसको अगर हमको बनाना हो इस तरीके से तो कैसे बनाएंगे। अगर समझ में आया हो ये बात तो बताइए, अगर हमको इसका ड्रॉ करना हो, इस टाइप से मैपिंग करना हो तो हम कैसे करेंगे पुष्पेंद्र। डरने की बात नहीं है। मेरा कैमरा फंस रहा है, कहीं फंस रहा है। सर हम सेट ए को हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और सेट बी को वर्टिकली लिखेंगे। ठीक है, हम लोग सेट ए को हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, इसको नाम दे देता हूँ ए। एक मिनट, कैमरा फंस रहा है। अब ठीक है। हम लोग सेट ए को हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और सेट बी को हम वर्टिकली लिखेंगे। तो हम जो लिख रहा हूँ आप बताइएगा। तो हम वर्टिकल कॉलम कितना बनाए, 4 की 5, बताइएगा जरा। सेट ए के लिए बी कितने का एलिमेंट है, सर 2 है। तो हम कितने कॉलम चाहिए यहाँ पर, हमें 2 वर्टिकल कॉलम चाहिए। फिर बना दिए। अब कह रहा है सेट बी में कितने एलिमेंट है हमारे पास, 4 है, तो हम इसमें 4 रो बनाना चाहेंगे, 1, 2, 3 और ये 4 बना दिया। सेट ए में एलिमेंट जो 2 रखे हुए हैं, ये है A1 और ये है A2, उसको हम वर्टिकली लिख रहे हैं यहाँ नीचे में। इसको दिया A1, इसको दिया A2, जो मैंने यहाँ पे कहा था कि सेट ए के एलिमेंट को वर्टिकली नीचे रखना है। और सेट बी में जो एलिमेंट दे रखा है वो 4 है, B1, B2, B3, B4, इसको यहाँ लिख देंगे B1, B2, B3, B4। फिर से हम जो पेयर बनाएंगे तो बोलेंगे इसके लिए एक बार ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर इसके लिए फिर एक बार ये। और अभी के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ, पर प्रीफरली आई एम टेलिंग यू, जब मैंने इसको पढ़ाई किया था तो मैंने इसे ऐसे नहीं किया था। मेरा ट्रिक क्या था, मतलब टीचर ने मुझे जो बताया था उस समय इस तरीके से बताया था। फिलहाल ये जो बुक लैंग्वेज समझ में आया, इसका आसान तरीका मुझे लगता है जो मेरा टीचर मुझे सिखाया था इस तरीके से। ये है सेट ए का नाम दीजिए, इस तरीके से ए लिखिए, सेट बी को ऐसे लिखिए, और बोलिए सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 है, तो लिखिए यहाँ पे A1, A2, और सेट बी में एलिमेंट दे रखे हैं 4, इसको लिखिए यहाँ पे B1, B2, B3, B4। अब उसने कहा है क्रॉस करवाइए, तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ए से कितने क्रॉस हो सकते हैं। तो ए को जोड़िए इसके साथ, कितने बने, 4 पेयर बने, तो इस चारों का नाम लिख दीजिए यहाँ पे, बारी बारी से लिख लीजिएगा। फिर A2 को उठाइएगा, फिर इसको ज्वाइन कीजिए इसके साथ, ठीक है। तो ऐसे मिलेंगे फिर से 4, तो 4 और 4 हो गए 8। ऐसे में क्रॉस करना भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखने का तरीका बदल गया। बुक ऐसे बोलता है, हम प्रिफर करते हैं इस तरीके से, समझने में ज्यादा आसानी होती है। काहे कि आदमी समझ नहीं पाता है कि किसको पहले किसको बाद में ले। अगर वर्टिकली लिखेंगे ना तो चीजें को समझना आसान हो जाता है। तो तुम दोनों में से जिसको जो अच्छा लगे मेथड, ये अच्छा लगे तो इसको प्रीफर करो, अगर ये अच्छा लगे तो इसको प्रीफर करो। मैंने इससे नहीं पढ़ाई किया था, मैंने इसको यूज किया था अपने टाइम पे, और यही चैप्टर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे 11th 12th में आने के बाद भी, ठीक है। तो अगर इससे आप देखिएगा तो आपको बनेंगे पेयर 1, 2, 3 और 4। फिर ऐसे इसके लिए भी फिर बनेंगे 4, 4 के 4 को मैंने यहाँ लिख दूंगा, 8 पेयर दिखाई दे देंगे हमें। समझ के बात को दोनों आदमी। क्रॉस का समान तरीका, सेट लिखिए ए और सेट बी लिखिए और उनको क्रॉस कर दीजिए। और क्रॉस करने के लिए बेसिक तरीका जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, मैच दी कॉलम, तो बस वही तो करना है, मैच कॉलम करना है। लेकिन खास यहाँ पे हर एक एलिमेंट को हर एक एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। और ध्यान रखें, ए से बी को क्रॉस कर रहे हैं तो एरो इस तरफ मारना होगा, इस तरीके से, ठीक है। बस
आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? किसी को फोटो नहीं लेना है सर। ले लीजिए, ठीक है। अगर फोटो लेना हो तो आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है रिमार्क, ठीक है। रिमार्क क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट कहता है टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल। अगर कहता है कि दोनों में ऑर्डर पेयर इक्वल नंबर आ जाए, यानी कि अगर सेट ए में भी 2 हो, सेट बी में भी 2 हो जाए, तो क्या दिक्कत है? इफ एंड ओनली इफ द करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट ऑल्सो इक्वल। तो उस केस में क्या होगा, दोनों में अगर सेट इक्वल हो जाएंगे तो पेयर इक्वल बनेगा, यानी 4 बनेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर कहता है इफ द सेट पी एलिमेंट ऑफ ए, मान लीजिए कि अगर सेट इफ द पी एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है, एंड क्यू एलिमेंट इन सेट बी इन बी, ठीक है, देयर आर पी इंटू क्यू इज द एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 कहता है इफ द पी एलिमेंट इन सेट ए, इफ कहता है क्यू एलिमेंट इन सेट बी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट दे रखा है, पी एलिमेंट है, अब उसका नंबर नहीं दिया है, सिर्फ नाम दे दिया है। अब हम पी को क्या नाम दे सकते हैं? पी कुछ भी हो सकता है, जैसे 9 मान लो, तो 9 एलिमेंट इन सेट ए या 5 एलिमेंट सेट बी। हमको पी को नाम इन करके दे दिया है, सिर्फ वैल्यू नहीं बताया है, तो बस हम उसको यही मान के चलेंगे। फिर बोल रहा है क्यू एलिमेंट इन सेट बी, फिर क्यू का नाम नहीं बताया है, सिर्फ बोल के छोड़ दिया है, तो बोलेंगे बी इक्वल्स टू क्यू एलिमेंट इन सेट बी, क्यू एलिमेंट इन सेट बी। और ये सेट ए है, इसलिए मैं ए बाहर लिख रहा हूं, और एलिमेंट है तो उसको अंदर में लिख रहा हूं ब्रैकेट करके। अब कहता है देयर विल बी पी क्रॉस क्यू। अगर बोलता है इन दोनों को क्रॉस करवाना हो, किनको? एलिमेंट को। वो बोल रहा है पी क्रॉस क्यू किया होगा, अगर मैंने ये पी एलिमेंट था, क्यू भी एलिमेंट था, उनको क्रॉस करवा दिया हो, उल्टा करके पूछ रहा है हमसे, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो हम बोलेंगे देयर विल बी पी क्रॉस क्यू एलिमेंट इन ए एंड क्रॉस बी, पी क्रॉस क्यू एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। तो उस केस में बोलेंगे कि अगर P एलिमेंट है और Q एलिमेंट है, दोनों को क्रॉस किया हुआ है, तो वो बोलता आएगा कि A और B का क्रॉस करने पे ये दोनों आया होगा। तो इनडायरेक्टली लिखना चाहता है इस तरीके से n ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट A इक्वल्स टू P और n ऑफ सेट ऑफ B इक्वल्स टू Q। ये n क्या बतलाता है? नंबर ऑफ, लिखते हैं, नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट A, एलिमेंट इन A, एलिमेंट इन A। कितना एलिमेंट है इसमें? P एलिमेंट है, तो n बतला रहा है नंबर ऑफ सेट, कितने, इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो बोल रहे हैं उस नंबर को n लिखते हैं। नंबर मतलब ये काउंट करने के लायक है। नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट इन बी, यही बात, नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट इन बी। अब इनको क्रॉस करवा दो, तो लिखेंगे P क्रॉस Q करेंगे तो ये आ जाएगा एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस। सही है? हाँ सही है। तो इसको हम लोग फाइनली लिख सकते हैं इस तरीके से। अब दोनों में n कॉमन है तो ले लीजिए, और a क्रॉस b, ठीक है। यानी अगर किसी दो सेट एलिमेंट के अगर एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि दोनों सेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, यानी सेट a क्रॉस b। तो कभी कभी क्वेश्चन में तुमको इनडायरेक्टली पूछा जाए तो तुमसे यही पूछना चाहता है कि वो क्या किया होगा जो उसने ये लिखा है p क्रॉस q, यानी उसने दोनों सेट को मल्टीप्लाई किया होगा, इसलिए उसने ऐसा लिखा है। समझ गए बात को? मतलब ना घुमा के पकड़ना चाहता है, सामने से नहीं पकड़ रहा है, घुमा के पकड़ रहा है। ये था मेरा पॉइंट नंबर 2। एक बार फोटो ले लीजिए इसका। अगर किसी में यहाँ पे कोई बात समझ में नहीं आए तो बताना, माइक ऑन करके बेहिचक, ठीक है।
नेक्स्ट कहता है इसमें पॉइंट नंबर 3, हम लोग रिमार्क्स कॉलम पढ़ रहे हैं, उसमें पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। अब कहता है इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पिटी सेट, इम्पिटी मतलब होता है खाली, नॉन इम्पिटी मतलब होता है कुछ ना कुछ कंटेन कर रहा है, और दोनों लिखा है इफ ए एंड बी आर नॉन इम्पिटी सेट एंड आइदर ए और बी इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है, देन सो इज कॉल्ड ए क्रॉस बी, देन सो इज ए क्रॉस बी। अच्छा, कह रहा है कि इफ ए क्रॉस बी कर गए, मतलब किसी दो सेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इसने सेट ए और बी के एलिमेंट के बारे में चर्चा नहीं किया, ये कहना चाह रहा है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हमें मिलता है इम्पिटी सेट, नहीं आर नॉन इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट नहीं बोला, नॉन इम्पिटी सेट बोला। इसका मतलब उस सेट में जब क्रॉस करने पे कुछ ना कुछ एलिमेंट मिला, कुछ ना कुछ मिला, हमें पता नहीं क्या मिला, कुछ ना कुछ मिला उसको। फिर कहता है आइदर एंड ए और बी लिया, ए और बी लेने पे तब जब हमने उसको देखा, अच्छा ए क्रॉस बी का मतलब दोनों को प्रोडक्ट करवाना है, ए और बी का मतलब दोनों सेट के एलिमेंट को जोड़ देना, जोड़ देने को बोलते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ए बी ये दो एलिमेंट है सेट ए के, समझा रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, और का मतलब ये कह रहा है सेट ए में कंटेन करता है दो एलिमेंट और सेट बी में एलिमेंट कंटेन करता है मान लीजिए बी और सी, तो बोलेंगे दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिला हमें, तो बोलेंगे ए कॉमा बी कॉमा, अब यहाँ बी दो बार हो गया तो बी एक ही बार लिखेंगे और सी आखिरी एलिमेंट है तो सी, यानी जब भी दो एलिमेंट सेट को जोड़ते हैं तो उनके कॉमन टर्म को नहीं जोड़ते हैं, कॉमन टर्म को सिर्फ एक बार लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा टर्म मिलता है उसको लिखते हैं। इसको कहते हैं ए और बी सेट को जोड़ने पर, और का मतलब होता है जोड़ना सेट की भाषा में, ठीक है। तो बोलता है जब ए और बी करते हैं तो उसको मिलता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ए और बी करने पे मिला इनफाइनाइट सेट और ए क्रॉस बी करने पे मिला हमें नॉन इम्पिटी सेट। अब बोल रहा है इन दोनों से क्या पता चलता है, सो ए क्रॉस बी इज पॉसिबल, इसने लिखा इसका आंसर क्या लिखा, सो ए क्रॉस बी, सो इट इज, देन सो इज ए। अच्छा, मतलब दोनों में क्रॉस करने पे एक में मिला नॉन इम्पिटी सेट, एक में मिला इनफाइनाइट सेट, इससे पता चलता है कि हाँ इनका क्रॉस पॉसिबल है या फिर इनका क्रॉस है, बस इतना ही लिखा है आंसर में। आंसर लिखा है इज अ क्रॉस ए क्रॉस बी, हम बोलेंगे यस इट कैन बी क्रॉस, जिसका इनफाइनाइट सेट हो जिसका नॉन इम्पिटी सेट हो दोनों में क्रॉस हो सकता है। तो ऐसा उलझा हुआ है और कुछ नहीं, सो इज ए क्रॉस बी, आगे कुछ बोला ही नहीं है, बस इतना ही रुका हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन ये थोड़ा अटपटा टाइप का कोई थ्योरम बना दिया है इसको, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, आगे जाने में कुछ आगे बताना चाहिए ना इसको पीछे जाना चाहिए, कुछ ना आगे भी जा रहा है ना पीछे भी नहीं जा रहा है, बस इतना ही पे रोक दिया है इसको। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो इसको अगले क्लास में देख लेंगे हम, ठीक है। ये भी इसको रखने देते हैं, फोटो ले लीजिए जिसको लेना हो तो, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अगला कहता है केस, पॉइंट नंबर 4 कहता है ए क्रॉस ए है, ए क्रॉस ए है, इसका वैल्यू दे रखा है हमको ब्रैकेट में इस तरीके से ए कॉमा बी कॉमा सी, फिर कहता है सच दैट, अच्छा इसको सच दैट बोलते हैं, आपने सेट नहीं पढ़ा है इसलिए बता दे रहा हूं यहाँ पे, इसको हम लोग सच दैट कहते हैं, मतलब इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं ए बी सी, तीन सेट को जब क्रॉस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है ए बी सी तीन सेट मिला, उसमें कहते हैं हम लोग कि ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू अ सेट ए। अच्छा, मतलब कहना चाहता है कि तीन सेट को क्रॉस करो लेकिन तीनों सेट में एलिमेंट होने क्या चाहिए, ए बी सी होने चाहिए जो कि सेट ए में लाई कर रहे हैं, और उनको आपस में क्रॉस करो। तो क्या कहता है हेयर ए बी सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट, ऐसे केस को बोलते हैं हैंस ए बी सी is called an ordered triplet, order triplet,
यानी कि अगर मैं इनको क्रॉस करूंगा इन तीनों का तो हमें ट्रिपलेट फॉर्म होगा। किस तरीके से, ऐसे देखते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। मैं इसी तरीकों को ज्यादा अच्छा प्रीफर मानता हूं। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। अब क्या करूंगा, पहले पहले मैं करूंगा ए क्रॉस ए कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया। लिखता हूं नीचे में ए कॉमा ए, फिर ए कॉमा बी, फिर ये किसकी वैल्यू लिख रहा हूं, ए क्रॉस ए की। ठीक है, ए बी, फिर लिखूंगा बी सी। ऐसे कितने बनेंगे, 9 पेयर बनेंगे। अब क्या लिखूंगा, बी ए, बी बी, और बनेगा बी सी। फिर अगली बार में क्या बनेगा, सी का 3 पेयर बनेगा, 1 2 3। तो लिखूंगा सी ए, सी बी, सी बी कॉमा, फिर सी कॉमा सी। अब कहता है कि इनका एक बार और प्रोडक्ट करना चाहिए, तो अब इन सेट को आपको कहीं रखना पड़ेगा इस तरीके से, ए बी, बी सी, जो भी लिखा है ना यार वर्टिकली, ऐसे 9 कॉलम लिखना पड़ेंगे, डॉट 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 डॉट, आखिरी सी कॉमा सी है। इसका क्रॉस करवाना पड़ेगा हमको, ये है ए क्रॉस ए, क्रॉस करवाइए ए के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फिर से ए बी और सी। जो क्रॉस करवाइएगा तो सब आपको ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जो कि ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, बस हमको नाम बस पढ़ना था ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कब बनता है, जब तीनों सेट में एलिमेंट एक ही जैसा हो और तीनों को जब हम आपस में ट्रिपलेट मल्टीप्लाई करें, क्रॉस करें, तो हमें उस सेट को बोलते हैं ट्रिपलेट रिलेशनशिप। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और क्रॉस करने के लिए मैंने पहले 2 को क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास रूल सिर्फ 2 का प्रोडक्ट करने का रूल है, हमारे पास 3 का प्रोडक्ट करने का रूल नहीं है। तो 2 को आपस में प्रोडक्ट किया, उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया मैंने सेट, उसका प्रोडक्ट करवाया मैं तीसरे सेट के साथ प्रोडक्ट करवाया है। समझ में आई बात। ठीक है, इससे शॉर्ट कर कुछ नहीं हो सकता। इतना तक मेरे को फोटो ले लीजिए और कमेंट्स में लिख दीजिए कि हाँ ठीक है, ओके लिख दीजिए बस। ठीक है, सुन रहे होंगे दोनों आदमी। हाँ ठीक है, आ गया मैसेज। ठीक है, ठीक है, पुष्पेंद्र तुमको कोई दिक्कत नहीं अभी तक यहाँ पे किसी में? नहीं सर, चल रहा बराबर। ठीक ठीक, ठीक है। वो कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए घर घर गली मोहल्ले में ना अनाउंसमेंट हो रहा है, उसी को एकदम हल्ला किए हुआ है। कोई लोग लेने को तैयार नहीं है ना, तो उसको पकड़ पकड़ के लगा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन, सिंस इफ ब्रैकेट दिया है x माइनस एक्स प्लस का 1 कॉमा y इक्वल्स टू 2, नहीं सॉरी y माइनस 2 है, y माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 कॉमा 1 है। ठीक है, कॉमा कहता है फाइंड x, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, ये ना ही मैंने अभी तक कुछ बोला है ना इससे पहले मैंने कुछ बताया है, बस फिलहाल इसको बस देखते चलिए क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है x प्लस 1 इक्वल्स टू 3 के, क्यों? अच्छा पुष्पेंद्र, कोई दिक्कत है ना क्लास आगे कंटिन्यू करने में? ज्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद हम नहीं लोग। सर, वो गलती से लिख हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक, जैसे भी 10 मिनट में छोड़ दूंगा। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि अगर 2 सेट आपस में इक्वल है तो क्या कहूंगा कि ये x एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 2 सेट इक्वल है आपस में तो सेट ए के एलिमेंट सेट बी के इक्वल होना चाहिए। तो इसके एलिमेंट यहाँ पे दे रखे हैं x प्लस 1, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, यानी ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहाँ से देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल्स टू 3, यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू 3 माइनस का 1, x इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे आपका जो बोर्डमास रूल है या फिर आपका जो अलजेब्रा का रूल है वो सब कुछ नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ सेट थ्योरी का रूल चलेगा। तो सेट के मुताबिक होता है सिर्फ सेट के पहले एलिमेंट के इक्वल होते हैं,
दूसरे एलिमेंट के इक्वल होंगे, यही रूल लगता है। और यही रूल जो मैं अभी बता रहा हूँ, यही रूल आगे चल के मैट्रिक्स में भी लगता है, डिटरमिनेंट्स में भी लगता है कि किसी भी सेट के पहले एलिमेंट का एलिमेंट दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के इक्वल होता है। ये आज हम सेट के लिए पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम लोग डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के लिए भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये x + 1 = हो गया 3 के, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2, ये हमारा एक आंसर हो गया। हमसे पूछा था x की वैल्यू, ये हमारा आंसर है। अगला पूछा है y - 2 की वैल्यू 1 के इक्वल करो, तो y - 2 की वैल्यू 1 के इक्वल, तो y कितना आ जाएगा, ये -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2, तो आंसर आ गया हमारा 3। ठीक है, ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। तो रिक्वायर्ड क्वेश्चन का ये आंसर आपके पास बोर्ड पे है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ठीक, आसान क्वेश्चन है, इसलिए फोटो खींचने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे समझ में आ गया होगा सारा चीजें, बाकी बुक में तो देखा ही रखा है। अगला कहता है हाँ, अगला क्वेश्चन है, ये है एग्जाम्पल नंबर 2। अब हिमांशु आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है इफ P दे रखा है हमारे पास, सेट एलिमेंट दे रखा है P में A, B और C है, और Q में दे रखा है हमारे पास सेट R है, और कहता है फ्रॉम दिस सेट P क्रॉस Q। तो बताइए आपको फॉर्म करना है द सेट, फॉर्म दिस सेट P क्रॉस Q। आपको जो मेथड अच्छा लगे, मेरा मेथड अच्छा लगे, बुक का मेथड अच्छा लगे, बताना है इसमें कितने सेट पॉसिबल हैं और उस सेट का नाम बताइए। हाँ, थोड़ा इंटरेक्शन भी, सॉरी वो कॉल आ गया किसी का। 3 सेट, बताइए। हाँ बोलिए। 3 सेट 3 सेट पॉसिबल है, ठीक है, नाम बताइए उसके। AR, AR, ठीक है, हाँ BR, CR। हाँ हाँ, और CR, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पूछा इसी में आप ही के लिए, Q क्रॉस P बोला है, तो क्या आंसर आएगा? RA, RB, हाँ RC। ठीक, ठीक, ठीक है, ये भी आंसर हमारा बुक में दे रखा है, ये भी आंसर हमारे बुक में दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी को दिक्कत है इस बात पे? पुष्पेंद्र जी, कोई दिक्कत? नहीं सर, नो डाउट। ठीक है, अब यहाँ एक चीज लिखा है बुक में कि इसने बोला है कि सेट P क्रॉस Q इज डज नॉट इक्वल्स टू सेट Q क्रॉस P के। देखने से भी लग रहा है, क्या आपको इक्वल लग रहा है देखने में? ये इक्वल तब लगता है देखने में जब ये ऐसा लिखाई दे रहा था, यहाँ पे भी ये चीज लिखा होता तब ना इक्वल कहते हैं। यहाँ लिखा AR, यहाँ लिखा RA, दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल दिया हो किसी क्वेश्चन में, जैसे मेरे पिछले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे दोनों सेट को पहले से दे रखा था इक्वल के, तो मैंने उस केस में लिखा था x-1 को इक्वल किया था मैंने 1 के इक्वल, और y-2 को इक्वल किया था 3 के इक्वल। तो किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन में अगर दिया रहेगा तब कर सकते हैं, अगर हमसे पूछेगा इक्वल है तो हम देख के बोलेंगे कि इक्वल नहीं दिख रहा है, इसलिए बोलेंगे नॉट, डज नॉट इक्वल। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का मकसद था हमें ये दिखलाना कि ये इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। The element of set in each set will be the same. However, number of element in each set will be the same. और बोल रहा है कि ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि जितना एलिमेंट इसमें था, यानी यहाँ पे 3 सेट बने और इसमें भी 3 सेट बने, तो एलिमेंट नंबर में सेम है, वैल्यू वाइज इक्वल नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे hence the number of element in each set, ठीक है, the number of element in each set will be the same, but they are not actually equal. एक बार फोटो ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन को बस मैं आधा एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग के लिए अगले क्लास के लिए छोड़ दूंगा। तब तक आप उतना रिवाइज करके रखिएगा, फिर अगले क्लास में हम इसके आगे शुरू करेंगे। बस हम एक इंट्रो दे देता हूँ अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन कहता है लेट ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट, लेट ए बी द सेट ऑफ एलिमेंट 1 2 और 3 है। फिर कहता है सेट बी कंटेनिंग द एलिमेंट 3, 4 है। ठीक है, ठीक है। और सेट सी एलिमेंट दे रखा है 4, 5, 6 है। ठीक है, एंड फाइंड, ओके, एंड फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी पुष्पेंद्र जी के लिए नया चीज है, तो उनके लिए थोड़ा हेल्प करेंगे हम कि पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस तब निकाल पाएंगे जब हम पहले इसको समझ पाएंगे। तो पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं बी इंटरसेक्शन सी। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेट बी इंटरसेक्शन ऑफ सेट सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है द कॉमन पार्ट बिटवीन सेट बी एंड सेट सी। लिखेंगे द मीनिंग इज द कॉमन पार्ट ऑफ सेट बी एंड सेट सी एलिमेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इसमें ढूंढिए, सेट बी में और सेट सी में कॉमन पार्ट क्या है, बताइए पुष्पेंद्र जी। 4 से 4। वेरी गुड, हाँ 4। ठीक है, हमें मिल गया। इसमें हमें क्रॉस किसके साथ करना है, अब इन दोनों से नहीं करना है, हमें इनके कॉमन पार्ट से करना था। तो बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकल गई हमारे पास 4 है। तो अब क्वेश्चन ये नहीं होके अब ये बन गया, इनके साथ इसको क्रॉस करवाना है। आसान है, करवा लेंगे। तो ए क्रॉस लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बताइए आंसर क्या होगा पुष्पेंद्र जी आप ही के लिए। इनके साथ इसका क्रॉस सर करवाना है। तो सेट, हाँ बोलो 1। सर 1,4, हाँ 1,4, 2,4, 2,4, 3,4। 3,4। ठीक है, आंसर समझ गए। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसके आगे से। ठीक है, और पुष्पेंद्र जी आपके लिए काम है कि आप पिछला वीडियो 1-2 वीडियो जरूर देखिए, जहाँ पे लिखा हो सेट के वीडियोस उसको जरूर देख लीजिएगा। हाँ सर।